हाँ जी सर, ये तो बड़ी फेमस इक्वेशन लग रही है। वैन डर वाल इक्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल, थर्मोडायनेमिक्स के चाहने वालों को ये इक्वेशन पता होगी, वैन डर वाल इक्वेशन। अब इसमें भी अगर हम देखें, हमसे सर ए और बी की इंडिविजुअली पूछी, इस बार रेशियो पूछी है। रेशियो पूछी है, डिवाइड करना है। ए और बी की क्या पूछी है? रेशियो पूछी है। पूछिए। ठीक है सर, तो मैं इसको इसी तरीके से देखूं क्या? मैं जानता हूं कि जो a बाय वी स्क्वायर के डायमेंशन होंगे, करेक्ट, वो p के बराबर होंगे डायमेंशन के। जी बिल्कुल सही है ना? तो यहां से कह सकता हूं a के डायमेंशन किसके बराबर आ गए? pv स्क्वायर के आ गए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं b के डायमेंशन v के बराबर होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ ऐड कर रहे हैं, सेम रूल लग रहा है सर। बिल्कुल। तो a और b के डायमेंशन हमें मिल गए। अब हमें चाहिए किसके? a बाय बी के चाहिए। बिल्कुल। तो a बाय बी के अगर हमें डायमेंशन चाहिए, Correct. तो हम कह सकते हैं, यहां सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया pv स्क्वायर बाय v। और सर pv ज्यादातर लोग जानते हैं ये वर्क करेक्ट की डायमेंशन ही रखता है। करेक्ट। बेटा आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, pdv वर्क का जनरल फॉर्मूला। बिल्कुल। तो अगर आप नहीं भी करते, आप इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं, बट अगर हमें याद है तो हम डायरेक्टली वर्क भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। और बेटा वर्क के क्या होते हैं? ml2t⁻²। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गई बात। तो कभी भी यूनिट डायमेंशन में इक्वेशन से नहीं घबराना, जितना गंदा रूप उतना आसान सवाल होगा। आसान सवाल हो गया, बिल्कुल। क्योंकि सॉल्व नहीं करना, हमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ डायमेंशन कंपेयर करने। करेक्ट सर। ठीक है सर, आगे देखते हैं। सर ये हमारे पास कैलकुलस की दुनिया आ गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डायमेंशंस इन कैलकुलस। तो सर शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे बिल्कुल हमें सर जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रल का हमें पूछा हो सकता है डायमेंशन। बिल्कुल सर। तो जैसे यहाँ पे हमने सर एक फॉर्मूला लिख रखा है पहले, जैसे डी ए पावर एन वाई बाई डी एक्स पावर एन। तो इसका लिखा हुआ है कि इसकी डायमेंशन जो है वो वाई बाई एक्स की पावर एन जैसी होगी। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर आसान सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसका अगर बेसिक मीनिंग पे जाएं तो सर ये y को 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। बिल्कुल। तो बेसिकली ये 2y को हमने 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, यानी ऊपर तो y ही रहेगा और नीचे सर x 2 बार आ गया। बिल्कुल। तो यहां पे तो डायमेंशन ऊपर y की ही आएगी, ऊपर एक ही y है, और नीचे जो है 2 बार x की डायमेंशन आ जाएगी, तो मतलब x स्क्वायर की डायमेंशन आ जाएगी। बिल्कुल। तो यहां से हम सीधा इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। यदि कोई भी हो, मान लो n पावर है तो y बाई एक्स पावर n रख सकते हैं। तो यहां से हमारा आंसर अगर लिखना है, मान लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ऊपर एक l आया और नीचे आ गया l का स्क्वायर। तो यहां पे हमारा सर डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया l पावर -1। बिल्कुल सर, इसमें हम एक और जाना पहचाना फॉर्मूला भी हमने देखा हुआ है, एक्सेलरेशन वाला। एक्सेलरेशन को हम यूजुअली लिख देते हैं d2x by dt2। करेक्ट। और इसके हम डायमेंशन फॉर्मूले जानते हैं जी। a के क्या होते हैं? lt-2। करेक्ट। बिल्कुल। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पोजीशन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन तो एक ही बार रखते हैं। Correct. और डेरिवेटिव 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो अगर मैं इसकी भी वैल्यू देखूं, इसकी डायमेंशन फॉर्मूले, तो यहां से भी मुझे यही मिलेगा, x यानी l और टाइम का 2 बार हम उपयोग कर रहे हैं डेरिवेटिव लेते हुए, तो ये आ गया lt-2। तो क्या सर इसमें हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि d वाले भाई को छोड़ सकते हैं, हटा दो उसको, बाकी को यूज करो डायमेंशन पर्पस के लिए। अपने आप डायमेंशन आ जाएंगे। करेक्ट है ना? तो सर अगर हमें ये बोल दिया जाता, लेट अस से d5x बाय लेट अस से dt5। करेक्ट। तो डी हटा देते हैं, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। सर इसकी वैल्यू नहीं होगी ना, नहीं, ये क्या होगा? डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला। बेटा ध्यान रहे, वैल्यू नहीं है x अपॉन t की पावर 5। बिल्कुल। ये बच्चे बाद में पूछते हैं डाउट काउंटर पे, ये मिस्टेक ना हो। डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं, x अपॉन क्या? t की पावर पावर 5, यानी ये हो जाएगा lt-5। करेक्ट। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गई बात। बिल्कुल ठीक है सर, अब इंटीग्रेशन की दुनिया में चलते हैं। करेक्ट। जैसे इंटीग्रेशन में सर देखते हैं, तो यहाँ पे हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर मीनिंग पे जाएं तो हम एरिया निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सर देखें अगर, तो 2 लेंथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। हाँ। है ना? एक लेंथ तो ये है y, हाँ। और दूसरी लेंथ यहाँ पे dx है। तो बेसिकली ये 2 पैरामीटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन इनटू इसकी डायमेंशन आएगी। तो यहाँ पे मैं जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा, मेरे को वैल्यू से तो मतलब है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से ट्रीट करूंगा कि एक तो y है उसकी डायमेंशन लिखनी है, और एक x है उसकी डायमेंशन लिखनी है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे से मान लीजिए इस तरह का कोई पूछता है कि x इंटू dt करना है, तो इसको बच्चों हम डायरेक्टली भी सब देख सकते हैं, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो x है, x का मतलब l हो गया, और यहाँ पे टाइम है, तो टाइम का मतलब t की पावर -1 हो गई। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। 1।
एल टी की पावर 1 आ गई, तो ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अगर हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है तो डी को फिर से हटा देंगे, जैसे हमने सर डिफरेंशिएशन में शॉर्ट ट्रिक सीखा था, डी हटाएं तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, इसी तरह से यहां से भी डी हटा दें तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। बिल्कुल सर, एक और तरीका मेरे को याद आया इसमें देख के कि अगर हम बोले y के जो डायमेंशन है और जो dx है उनका प्रोडक्ट है। करेक्ट। dx बेसिकली क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। बिल्कुल सर। तो जो x का डायमेंशन होगा वही dx का होना चाहिए। dx का होना चाहिए, है ना, क्योंकि बस वैल्यू छोटी करते हैं हम dx करते हुए, तो मतलब जो y के डायमेंशंस होंगे जी और जो x के होंगे उसी के बराबर होगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है सर, चलिए सर इसके उदाहरण लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल्स। ठीक है सर, यहां आ गए हम। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस। सबसे पहले हमें यहां दे रखा है dm/dt। करेक्ट। मतलब कह सकते हैं छोटा मास डिवाइड बाय छोटा टाइम। वैल्यू की बात करें, बट अगर हम अपने रूल से भी देखें तब भी अगर इसकी डायमेंशन लिखनी है मुझे तो d को हम इग्नोर कर सकते हैं। d को इग्नोर कर देंगे तो क्या बचेगा? m/t। करेक्ट। तो क्या ये लिखना सही रहेगा? ml0 t पावर -1। करेक्ट। यहां तक आई थिंक बच्चों को क्लियर है सब कुछ। ठीक है सर, अगला उदाहरण देखते हैं। बिल्कुल, इसमें भी सर फिर से डिफरेंशिएशन का है, और डिफरेंशिएशन में हमने सीखा है कि जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना है तो d को जस्ट हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल। तो यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये आ गया x/t की पावर 6। तो इसकी वैल्यूज रखते हैं, x मतलब लेंथ हो गया बच्चों, तो l हो गया, t की पावर 6 ऊपर जाके हो जाएगी t की पावर -6। तो ये इसका हम इजिली आंसर निकाल। बिल्कुल सर। अब अगर हम यहां आते हैं बेटा, इंटीग्रेशन का सवाल आ गया, v और dt, तो वहां पे भी वही रूल लगाते हैं। अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है करेक्ट, तो जो v का होगा और जो t का होगा उसी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बिल्कुल। और बेटा पोजीशन, डिस्टेंस, कुछ भी कह लो आप इसको, सेम डायमेंशन रखेगा उसी के, तो डायरेक्टली लिख देते हैं क्या? l या फिर m0 l t0। ये भी सर बच्चों ने फॉर्मूला देखा हुआ है, v dv/dx, वैसे तो उनको याद होता है एक्सेलरेशन। बिल्कुल सर, तो ये वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली इसको एक्सेलरेशन लिख के, या हम जनरली यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देख रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो पहले तो v रहा, उसके बाद हमने देखा है कि d को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से v आ गया और एक आ गया x, तो ये हमारे पास बन जाएगा v² और नीचे आया x, तो x की पावर -1। तो इसकी हमने डायमेंशंस रखनी है। तो L सर ये v² तो हो गया स्पीड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l² t की पावर -2, और यहाँ पे x की पावर -1 यानी t की पावर l की पावर -1। सॉरी l की पावर -1। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये l t की पावर -2, जो कि एक्सेलरेशन है, जो हम पहले जानते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब वही हमारे पास घूम फिर के वही कहानी आ गई। जो भी हमारे फॉर्मूले हैं a = v dv/dx, वो सही तभी होंगे जब डायमेंशनली भी सही होंगे। करेक्ट। तो अगर आपका लिखते हो प्रेशर = ρgh, तो मतलब वहां हम किसी भी तरीके से करें, डायमेंशन दोनों साइड क्या आने चाहिए? सेम ही आने चाहिए। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अब हमारे पास एप्लीकेशन आती है बच्चों डायमेंशंस की। डायमेंशन फॉर्मूले की हम 3 एप्लीकेशन पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। मतलब बेसिकली यूनिट को चेंज करना एक सिस्टम से दूसरे में और उनके बीच में रिलेशन देखनी। अब सर ये एक हमारे पास फॉर्मूला आया है मैग्नीट्यूड का जी। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। अगर मैंने लिखा फोर्स = 2 न्यूटन आई कैप, और जब मैं पूछता हूं इसमें इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो बच्चे उत्तर देते हैं केवल 2। वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि जब भी हम मैग्नीट्यूड की चर्चा करते हैं तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगी और उसका क्या आना चाहिए? यूनिट। यूनिटलेस है तो अलग बात है, बट हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या आना चाहिए? यूनिट आना चाहिए। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं आपका मास क्या, आपने बोला 40, तो ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 40 पाउंड, 40 ग्राम, 40 केजी। तो मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट आना चाहिए, यूनिट भी आना चाहिए। अब बेटा अगर मैंने बोला आपका वजन 60 केजी है, कितना? 60 केजी, तो अगर मैं लिखूं 60 केजी और ग्राम्स में भी इसको लिखूं तो ये हो गया 60,000 ग्राम्स। कौन सा बड़ा है बेटा, 60 केजी या 60,000? तो सेम ही हो गया सर। सेम ही हो गया, करेक्ट। क्योंकि यहां पे इस नंबर को नहीं कंपेयर कर रहे हम, यूनिट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि जो इनका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। 60 केजी is as equal to 60,000 grams, both are constant with their units।
करेक्ट। तो ये हमने लिख दिया मैग्नीट्यूड। यानी सर यूनिट अपन छोटा करते जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई बच्चा पूछा था एक बार कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कैसा ग्राफ बनना चाहिए, तो मैंने कहा सर ये तो xy इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये हाइपरबोला बनना चाहिए हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। करेक्ट। मतलब यदि हम इस पेन से इस बोर्ड की लंबाई नापें और मान लेते हैं पेन आए 15, अब पेन की जगह मैंने डबल पेन से मेजरमेंट ली तो यूनिट तो बढ़ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है सर। मतलब हम कह सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 यहां पे 60 हो गया, n2 60,000 हो गया। करेक्ट। u1 यहां kg हो गया और u2 ग्राम्स हो गया। ठीक है सर। अब वही हमने यहां लिखा था n1 u1 इक्वल टू n2 u2 जी। तो n2 आ गया हमारे पास n1 इंटू u1 बाई u2। और सर u1 को हमने क्या कह दिया, किसी क्वांटिटी का यूनिट है और उसकी हमने डायमेंशन ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दी। करेक्ट करेक्ट। अब अगर क्वांटिटी सेम रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम ही होगा। केजी हो या ग्राम हो, दोनों रिप्रेजेंट तो मास को कर रहे हैं। न्यूटन हो या डाइन हो, दोनों रिप्रेजेंट तो फोर्स को कर रहे हैं। तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होने चाहिए, सेम। तो बेटा आप यहां देखोगे m1 m2 जब करते हो, l1 l2 करते हो, t1 t2 करते हो, तो दोनों की पावर क्या रहती है, सेम। a b बेसिकली हम एक ही क्वांटिटी को डील कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल। इस वजह से वो एक ही पावर रहेगी। बिल्कुल। तो यहां पे हम जानते हैं m1 क्या है, मास का यूनिट पहले सिस्टम में, L1 लेंथ का यूनिट पहले सिस्टम में, सिमिलरली T1 दूसरा क्या है, M2 दूसरे सिस्टम में, मास लेंथ और टाइम आ जाएगा हमारे दूसरे सिस्टम में। और अब इस फॉर्मूले की हम एप्लीकेशन करेंगे सर। अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें हमें पूछा हुआ है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन SI यूनिट इनटू डाइन। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले हमें क्वांटिटी देखनी है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास फोर्स की बात हो। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले इसका स्टेप अपन यूज कर सकते हैं कि हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लें कि फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमने सीखा हुआ है mLT की पावर -2। बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब हमें वही फॉर्मूला लगाना, आप उसे किसी भी तरीके से लगा सकते हो, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो एक बार लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा कि n1 u1 इज इक्वल टू किसके बराबर था सर हमारे पास, n2 u2। और u जो है यूनिट है, तो सर इसकी वैल्यूज रख देते हैं। तो n1 इंटू m1 l1 t1 की पावर -2, और इसी तरह से n2 दूसरा सिस्टम हो गया, और यहां पे हो गया m2 l2 t2 की पावर -2। तो यहां बेसिकली सर हमारे पास दो सिस्टम आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब हम कोई भी सिस्टम का एक नाम रख लेते हैं, कोई दूसरे सिस्टम का दूसरा नाम रख लेते हैं। लेट्स से इसको मैं कहता हूं SI सिस्टम। तो ये CGS बन जाएगा, ये CGS हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें बस वैल्यूज रखनी है, वो तो बहुत ही आसान है। तो यहां पे जैसे SI सिस्टम में 1 न्यूटन की बात कर रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे रखी है, तो मैं यहां पे सर 1 लिख देता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। मास सर SI सिस्टम में मास का यूनिट होता है हमारे पास kg, तो ये हमारे पास kg आ गया। बिल्कुल। और लेंथ सर SI सिस्टम में हम यूज करते हैं मीटर, और टाइम यूज करते हैं सर हम सेकेंड, -2 हो गया। सेकेंड ही हर जगह यूज करते हैं मोस्टली हम स्टैंडर्ड सिस्टम्स में। और इज इक्वल्स टू, अब हमें डाइन में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं n2। मतलब अननोन हमारा n1 n2 में से इस बार n2 है। n2 है क्योंकि हमने ये पहला सिस्टम माना है ना। पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू सर हमें दे ही रखी है 1, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो अब इसमें फिर से वैल्यूज रखता हूं, यहां से देख के लिख सकते हैं। kg की जगह यहां पे आ जाएगा ग्राम्स, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड रहेगा। बिल्कुल सर। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। n2 आ जाएगा इक्वल टू kg बाय ग्राम, और यहां पे हमारे पास मीटर बाय सेंटीमीटर। सेकंड तो कैंसिल ही हो गया सर दोनों साइड। बिल्कुल। टाइम कभी तंग नहीं करेगा CGS SI में, है ना। हाँ, CGS SI में तंग नहीं करेगा, बाकी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई स्टैंडर्ड ना हो। बिल्कुल। kg को हम लिख देंगे 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम, तो ग्राम बाय ग्राम कैंसिल हो गया। और यहां पे मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो यहां से n2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 की पावर 5। यानी हमारे पास सर 1 न्यूटन जो था वो किसके बराबर हो गया सर, 10 की पावर 5 डाइन। बिल्कुल। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सर 1 इक्वल टू 10 की पावर 5 है। नहीं, तो ये तो सर मीनिंगलेस हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग नंबर है ना। बिल्कुल। आपने शुरू में बात करी थी कि साथ में यूनिट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। 1 न्यूटन को हम कह सकते हैं किसके बराबर है, 10 की पावर 5 डाइन्स।
ठीक है सर, अगले उदाहरण पे चलते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पे सर मुझे दिख रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम। ठीक है, मैंने इसको एक सिस्टम 1 मान लिया, करेक्ट, और इसको मान लिया सिस्टम 2, करेक्ट, एसआई को। तो बेसिकली मुझे n2 की वैल्यू चाहिए, n1 मुझे पता है, n1 मुझे पता है कितना 0.5, एंड आई जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n2 मुझे बताना है। तो मैं वापस वैसे शुरू करता हूं, करेक्ट, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, करेक्ट, तो n2 आ गया मेरे पास n1 u1 बाय u2, करेक्ट। अब n1 दे रखा है कितना 0.5, और ये यूनिट दे रखा है हमें क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसको हम सीजीएस से एसआई यानी एमकेएस की दुनिया में लेके चलें तो ग्राम क्या बन जाएगा, केजी, और सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब हमें केवल सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, ग्राम को चाहे कन्वर्ट कर लो चाहे केजी को, तो केजी को लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स, करेक्ट, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीटर ऊपर सेंटीमीटर नीचे, करेक्ट। तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर की पावर 2, करेक्ट। तो सर अगर हम यहां से देख लें, आ गया 0.5 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, 10 हो जाएगा, मतलब रिजल्ट आ गया कितना 5। सो दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन एसआई सिस्टम। करेक्ट। ठीक है सर, सेकेंड एप्लीकेशन शुरू करिए सर। तो यहाँ पे हम चेक, दूसरा एप्लीकेशन होता है कि टू चेक, ऐसे हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। बिल्कुल। तो जैसे हमने देखा था कि अगर हम सम कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं या इक्वेट कर रहे हैं, तो उन सभी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। कि जैसे मास में मास ही ऐड करेंगे, बिल्कुल, केजी में हम न्यूटन ऐड करेंगे तो अपसर्ड होगा वो। बिल्कुल। इसी फिनोमिना को, इसी प्रिंसिपल को जैसे हम यूज कर रहे थे, ये बच्चे ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसका मतलब होता है कि जोड़ो घटाओ चाहे इक्वेट करो तो डायमेंशंस हमारी क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हो जाएगा। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट और डिवाइड करते हुए हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, बट जब हम ऐड या कंपेयर कर रहे हैं तो होमोजीनियस होना इक्वेशन को जरूरी है। बिल्कुल सर। ठीक है सर, अब इसमें हमें क्या बोला हुआ है, इन अ गिवन रिलेशन टर्म्स ऑन बोथ साइड्स हैव द सेम डायमेंशंस, देन द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यदि मैं लिख दूं x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, करेक्ट, तो मतलब यहां पे इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या है, सेम है। तो मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। बिल्कुल सर, हम यहाँ पे डायमेंशनल करेक्टनेस देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे मतलब ही नहीं, यूनिट देख रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल, यदि मैं यहाँ पे 2ut प्लस 3at स्क्वायर लिख दूं तो वो भी डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है। डायमेंशनली करेक्ट हो जाती है बेटा, क्यों, क्योंकि x और ut के तो अभी भी सेम है और 2 एक मैथमेटिकल कांस्टेंट हो गया। बिल्कुल, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट हो ना हो उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, हम यूनिट को चेक कर रहे हैं बेसिकली कि जोड़ घटा जो रहे हैं वो सही क्वांटिटीज को जोड़ रहे हैं नहीं। तो यदि कोई हमसे पूछे कि सर क्या t इक्वल टू 6 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये डायमेंशनली करेक्ट है? बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे t और l बाई जी के सेम होते हैं। आपको याद आएगा बच्चों 2 पाई होता है, बट बेटा कांस्टेंट को कांस्टेंट से हटा देंगे तो डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसको भी हम कह सकते हैं दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अब आगे आ गए, फाइंड द डायमेंशनल करेक्टनेस और रादर चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ P इक्वल टू रो जी एच। P यहाँ पे क्या दर्शा रहा है सर? प्रेशर हो गया और रो डेंसिटी हो गई, G और H हाइट हो गया। बिल्कुल करेक्ट। तो सर मुझे बताइए, प्रेशर के हमने डायमेंशन याद किए थे, क्या थे? बिल्कुल सर, फोर्स को एरिया से डिवाइड किया था हमने। बिल्कुल, तो उसको m l की पावर -1, ये फोर्स था सर। बिल्कुल, इसको हमने एरिया एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पे -1 आ गया था। करेक्ट। अब यदि RHS भी बराबर आ जाए, बिल्कुल, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। बिल्कुल। तो सर आप देखिए रो जी एच आ रहा है क्या बराबर? इसमें देखते हैं सर, एक बार पहले डेंसिटी हो गई, डेंसिटी हम लिखते हैं मास, अब हम डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। बिल्कुल, है ना, यहाँ पे g एक्सेलरेशन है, l t की पावर -2 और h जो हो गई हाइट हो गई, दूरी हो गई, फिर से l आ गया। बिल्कुल, अब यहां से देखें तो ये m l की पावर सर -1 बन रही है और t की पावर -2 बन रही है। तो ये तो सर बिल्कुल मैच कर रही है डायमेंशन, मतलब LHS और RHS हमारा मैच कर गया, तो डायमेंशनली तो मतलब ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट हो गई। बिल्कुल सर। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब काइनेटिक
एनर्जी इक्वल टू 3 mv², देख के हजम नहीं होती बात, बिल्कुल है ना, क्योंकि हमने याद कर रखा है हाफ mv² बेटा, बट अगेन हमें सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है। अगर फिजिकल बोलेगा तब हमें कांस्टेंट भी पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब काइनेटिक एनर्जी का हम जानते हैं, ये तो एनर्जी हो गई ml2 t-2। करेक्ट। और अगर हम इसकी चर्चा करें 3 डायमेंशनलेस से, बिल्कुल, ये हो गया m, और ये स्पीड या वेलोसिटी के डायमेंशन रखेगा, पावर -1। तो यहां से भी अगर हम देखें तो बराबर आ गया, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो गई। ये इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली, यानी डायमेंशनली करेक्ट जो है वो इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो तो गलत है ही, हमेशा फिजिकली इनकरेक्ट है ही है। मतलब बिल्कुल, मैं यहाँ पे जैसे लिख देते हैं डायमेंशनली करेक्ट है, हाँ, तो फिजिकली करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। बिल्कुल, उसकी सिग्निफिकेंस ही कोई नहीं है। बिल्कुल। तो साइंटिस्ट यही तो करते हैं बच्चों, पहले कोई रिजल्ट आता है तो उसके डायमेंशनली चेक करते हैं। बिल्कुल। अगर वो डायमेंशनली सही आ रहा है तो फिजिकल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बिल्कुल सर। तो सर अगर एजर्शन रीजन की बात करें, ऑल इक्वेशंस व्हिच आर फिजिकली करेक्ट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। बिल्कुल, जो फिजिकली करेक्ट है उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा, मजबूरी बन गई, मैंडेटरी हो गया। बट ऑल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी फिजिकली करेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है सर, ये अभी हमने इक्वेशन में बिल्कुल हमारे सामने जीता जाता एग्जांपल कि डायमेंशनली तो करेक्ट है बट फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो हम इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे हमें कुछ क्वांटिटीज मान लीजिए दी हुई हैं और उनमें हमें एक फॉर्मूला जनरेट करना है या उनमें हमें रिलेशन डिराइव करना है, तो वो भी हम डायमेंशंस की मदद से कुछ एक्सटेंट तक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जैसे दे रखा है, इफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर नोन then the relations among the quantities can be calculated using the principle of homogeneity, जो हमने पढ़ा था पहले कि भाई जोड़ने में और सब्ट्रैक्ट करने में और इक्वेट करने में हमारे पास डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमें पता होगा कि कोई क्वांटिटी किन्हीं सर्टेन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें हम डिड्यूस कर रहे हैं रिलेशन। बिल्कुल, इसमें हम कांस्टेंट नहीं पता लगा पाएंगे, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इस मेथड से we cannot find the mathematical constant। करेक्ट। मैथमेटिकल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता चलेगी। करेक्ट। बट हम सपोज हम बात करें कि हम फोर्स को चेक कर सकते हैं, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट पे निकलेगा इस मेथड से, बट जो कांस्टेंट है वो नहीं बता पाएंगे। तो इसमें हम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मेथड करेंगे, बट हम ये कह देंगे कि हाँ डायमेंशंस क्या आएंगी, बिल्कुल सेम आएंगी। ठीक है सर, इसका उदाहरण लेते हैं अगला। क्वेश्चन हमें बोला हुआ है पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन a एंड टाइम t। तो बेटा इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, x को हमें डिड्यूस करना है a और t की टर्म्स में, और मुझे पता नहीं कि a और t की कितनी पावर है। तो मैं अपनी मर्जी से रैंडम p और q वैल्यू लिख देता हूं। तो क्वेश्चन का टारगेट सिर्फ p और q की वैल्यू निकालना है। एक बार वो आ गया तो मुझे रिलेशन यहां पता चल जाएगी। अब बेटा अगर हम ध्यान दें तो दोनों साइड की डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए हम कहेंगे दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए। करेक्ट। ए यहां पे है एक्सेलरेशन, तो बेटा एक्सेलरेशन LT-2, पावर क्या हो गई P। T यहां पे है टाइम, तो लिख दिया T, पावर क्या हो गई Q। अब हम देखें x की अगर बात करें, x पोजीशन है तो ये हो गया L, यानी मास की पावर 0, टाइम की पावर 0। करेक्ट। इधर हम इक्वेट करें तो ये आ गया LP T-2P प्लस Q, और ये TQ। अगर हम देखें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी बच्चों। तो मास तो है ही नहीं, तो यहां शून्य लिख दिया, LP और T की पावर -2P प्लस Q। बेटा ध्यान रखना है, यहां पे जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशन बननी चाहिए मिनिमम। अब यहां पे अगर हम इक्वेट करें तो मास की तो सर हमें आवश्यकता पड़ नहीं रही यहां पे, क्योंकि दोनों साइड 0 है। बट अगर मैं देखूं सबसे पहले इनको कंपेयर करें लेंथ की पावर्स को, तो हम कह सकते हैं P मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 1। करेक्ट। इसी प्रकार अगर मैं दूसरी पावर को कंपेयर करूं, टाइम की पावर को कंपेयर करूं, तो ये आ जाएगा -2P प्लस Q इज इक्वल टू व्हाट 0। तो Q यहां से आ गया 2P के बराबर, और P हम निकाल चुके हैं 1, तो मतलब Q क्या आ गया 2 के बराबर। मतलब जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया, ये जो फाइनल फॉर्मूला आया, ये आ गया x प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 और q मतलब t की पावर 2। तो आप देखते हैं x इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में भी कुछ कुछ ऐसा ही आता है। बिल्कुल।
तो ये हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं पता कर लगा सकते, कांस्टेंट या तो एक्सपेरिमेंटली या किसी और मेथड से। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इट इज नोन दैट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, मास ऑफ अर्थ m एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट r। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर t। तो यहां पे हम देख लेते हैं, पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं, एक टाइम पीरियड के बारे में बात कर रखी है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे ऐसा बोला गया है, डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सर। और तीसरा हमें बोला हुआ है कि मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे पहले हम प्रोपोर्शनैलिटी वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम लिखते हैं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू जो पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं। सबसे पहले जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और दूसरा सर हमें मास दे रखा है और तीसरा सर हमें रेडियस दे रखा है। बिल्कुल। तो इनकी पावर्स मैं अज्यूम कर लेता हूं, वही पावर्स हमें निकालनी है। तो यहां से पावर मैंने इसकी a अज्यूम कर ली, दूसरे की b अज्यूम कर ली और तीसरे की c अज्यूम कर ली। सर यहाँ पे जो r है वो तो रेडियस लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल। m मास को इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है। g हमारा कर रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब बच्चे कई बार भूल जाते हैं, बिल्कुल। तो एक बार डिराइव कर देते हैं दोबारा से। बिल्कुल सर, g एक बार लिख g एक बार हम लिख देते हैं। g का हम इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मूला f इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। बिल्कुल सर। और अगर हमें इसके डायमेंशनल फॉर्मूले चाहिए तो सर हम लिख देते हैं f तो जानते ही है mlt माइनस 2। करेक्ट। ये हो गया l स्क्वायर और नीचे क्या आ गया m स्क्वायर। करेक्ट। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल गया m माइनस 1 l पावर 3 t पावर माइनस 2। ये हमें मिल गए किसके, g के। के। अब इसकी मदद से सर जो आपने लिखा हुआ है फॉर्मूला उसमें हम डिराइव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को डायमेंशनली लिखता हूं तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन लिखूंगा तो टाइम की है तो मैंने लिखा m पावर 0 l पावर 0 और t की पावर हमारे पास सर 1 है यहाँ पे। और इसी तरह से अगर मैं राइट हैंड साइड, सर ने जैसे g का डायमेंशन लिखा हुआ यही यूज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा m पावर माइनस 1 l पावर 3 t पावर माइनस 2। तो इसकी पावर सर हमने क्या अज्यूम कर रखी है, a। नेक्स्ट m तो m ही है सर, मास, तो m पावर v हो गया और आखिरी में हमने l पावर c लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पावर्स गिनते हैं तो m की पावर अगर गिने यहां से आएगा माइनस a, सर माइनस 1 से a मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस a और एक b है और मल्टीप्लीकेशन में हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस a प्लस b आ गया। बिल्कुल। और इसी तरह से सर हम l लिखें तो l का यहाँ पे 3 है और 3 के साथ a मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे हो गया 3a और एक c आ गया। बिल्कुल। 3a प्लस c और आखिरी सर हमारे पास t बचा तो t का हम पावर दे सकते हैं माइनस 2a। तो ये हमारे पास हमने डायमेंशनली इस फॉर्मूले को सर लिख लिया दोनों साइड। अब सर हमें जब शुरू करना होता है कंपेयर करना तो हम कहां से शुरू करें, जहां वेरिएबल ऑब्वियस सी बात है क्या कम हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें हम टाइम को अगर कंपेयर करेंगे तो जल्दी होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा सर। यहां से टाइम का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो टाइम से आपने जैसे बोला कि जहां वेरिएबल कम है वहां से शुरू कर सकते हैं, तो यहां से शुरू करता हूं मैं। टी का कंपेयर करता हूं तो यहां से मेरे पास आएगा माइनस 2a की वैल्यू सर 1 आ गई। तो यहां से सबसे पहले मेरे पास a की वैल्यू जो है माइनस 1/2 आ गई। बिल्कुल सर। इसी तरह से सर आगे अब तो मैं किसी से भी चल सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, m की पावर कंपेयर करता हूं। यहां से तो राइट हैंड साइड से माइनस a प्लस बी और राइट लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया। तो माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास b जो है वो a के बराबर आ जाएगा। डायमेंशनली आ गया। बिल्कुल सर। तो माइनस हाफ आ गया। b इक्वल टू a है तो माइनस हाफ हो गया। और आखिरी सर मेरे पास बचा l, तो l की डायमेंशन भी लिखते हैं। l का भी हम पावर कंपेयर कर लेते हैं। 3a प्लस c तो इधर लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड हमें 0 दे रखा है। तो यहां से c हमारा आ गया माइनस 3a। a की वैल्यू सर हमने निकाली हुई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा तो वहां पे हमने पावर्स एक बार रख के सर एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला कैसा बन रहा है। बिल्कुल। तो t प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आ गया g की पावर a यानी माइनस हाफ आ गया। और दूसरा हमारे पास m की पावर b सर फिर से माइनस 1/2 आ गया। और तीसरा हमारे पास r की पावर 3/2 आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला सर हमने वहां पे सीखा भी होता है ना, ग्रेविटेशन में हम पढ़ते भी हैं, बस बच्चों ने रूप बदल दिया होता है, वहां रूट में होता है 1/2 हटा दिया होता है। और यहाँ से देख सकते हैं वो जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट आता है 2π, वो ये कांस्टेंट हम यहाँ से डिटरमाइन नहीं कर पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसकी यही लिमिटेशन है कि बस कांस्टेंट्स हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। बिल्कुल सर।